नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 27 प्रदूषण भाग 1। अर्थात किसी भी घटक में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो उसकी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण मानव एवं अन्य सजीवों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, यही हमारे प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण जो है वायु, भूमि, जल एवं ध्वनि से संबंधित हो सकता है, जिसके अंदर भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में बदलाव होगा। इसके परिणाम स्वरूप हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यही प्रदूषण है। अब बात आती है प्रदूषण कौन फैलाता है, किससे फैलता है। तो ऐसे घटक जो पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान करते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। ये प्रदूषक हो सकता है प्राकृतिक हो और हो सकता है ये रासायनिक प्रदूषक हो। आप यहां देख सकते हैं, अगर वायु की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन आता है तो उसे हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अगर किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक जो गुणधर्म है उसमें बदलाव आ जाता है तो उसे हम जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अगर यही घटना मृदा के साथ हो तो उसे मृदा प्रदूषण, और यदि वो अवांछनीय ध्वनि हो जो हमारे लिए असहनीय हो तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से भी जानते हैं। हम यहाँ सर्वप्रथम प्रदूषण के प्रकार की बात करते हैं। तो वायु में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण की श्रेणी में आता है। जल में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण की श्रेणी में आता है। मृदा में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण की श्रेणी में आता है। और साथ ही ध्वनि में होने वाला परिवर्तन जो कि हमारे लिए घातक होता है उसे हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ हम एक एक करके इन प्रदूषण के बारे में सविस्तार अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमारा आता है वायु प्रदूषण। अर्थात वायु में एक या एकाधिक पदार्थों की सांद्रता में अगर परिवर्तन आ जाता है तो वो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अर्थात वायु की प्राकृतिक संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो प्रतिकूल प्रभाव डालता हो धरती पर रहने वाले जीवों के लिए, वो आपका वायु प्रदूषण कहलाता है। ये जो आपके सांद्रता में परिवर्तन की बात की जाती है, ये वास्तव में वायु के संगठन को प्रभावित करने वाला होता है। सामान्य संगठन आप जानते हो वायु का भी, जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है, और अन्य जो होते हैं वो लगभग 1% होते हैं। अगर इस प्राकृतिक संगठन में बदलाव आ जाता है तो वो वायु प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। यहां इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं किस प्रकार जो हमारी प्रकृति है उसके ऊपर आपके विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण के वजह से प्रभाव पड़ रहा है। यहां आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक में ज्वालामुखी है। इसी प्रकार से ये यहाँ पर जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, उसके कारण प्रदूषण हो सकता है, फैक्ट्रियों के कारण हो सकता है, अन्य वाहनों के कारण हो सकता है। अर्थात वायु प्रदूषण के लिए कई प्रकार के प्राकृतिक एवं कृत्रिम घटक जिम्मेदार हैं। अगर इन घटकों पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये निसंदेह इसके मूल वायु के संगठन को परिवर्तित कर देते हैं। मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के स्रोतों को हम दो श्रेणी में बांटते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, अर्थात प्रकृति में संपन्न परिवर्तनों के कारण होने वाला जो वायु प्रदूषण है वो प्राकृतिक श्रेणी में आता है। जबकि मानव निर्मित में हम मानवीय क्रियाकलापों, मानवीय गतिविधियों के कारण वायु की गुणवत्ता में बदलाव आ जाता है, इसे हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जहां तक अपन इसकी बात करें तो वायु प्रदूषण के स्रोत की बात करते हो तो हो सकता है ये आपके खेती के कारण होने वाला ऐसा प्रभाव जो कि वायु के लिए हानिकारक हो, वो एक हो सकता है। घरों में इस्तेमाल होने वाली जो ऊर्जा होती है, घरेलू ऊर्जा के कारण भी आपके ये प्रभाव प्रदर्शित हो सकता है। हो सकता है आपके जो फैक्ट्रियां, कारखाने होते हैं उसके कारण हो सकता है। प्राकृतिक रूप से अगर आंधी चलती है, तेज हवाएं चलती है तो धूल मिट्टी के कारण हो सकता है। और परिवहन के अन्य जो साधन है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, और जो भी ऑटोमोबाइल्स है, उनकी वजह से भी यहाँ पर ये प्रभाव पड़ सकता है।
प्राकृतिक स्रोत की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत आता है, वो आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित है। जब इन सक्रिय ज्वालामुखी में से, पहाड़ में से जब लावा बाहर निकलता है तो कई सारी गैसें भी बाहर निकलती हैं। ये जो गैसें होती है ये हमारे वायु प्रदूषण में योगदान करती है। ये प्राकृतिक हो गया। इसी प्रकार से प्रति वर्ष कई स्थानों पर आंधी और तूफान आते हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। इसके अतिरिक्त वनस्पतियों के फूलों से प्राप्त होने वाले जो परागण होते हैं, ये परागकण जब चारों तरफ फैलते हैं हवा में तो वायु का प्रदूषण करते हैं। और कई बार कई स्थानों पर प्राकृतिक रूप से जंगल में आग लग जाती है। ये आग बहुत बड़े स्तर पर फैलती है, इसकी वजह से भी वायु प्रदूषण हो सकता है। जहां हम मानव निर्मित प्रदूषण की बात करें तो मानव निर्मित प्रदूषण में पहले नंबर पर हमारे आता है जीवाश्मीय ईंधन के कारण होने वाला प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन में आप देख सकते हैं कोयला है, कच्चा तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सारे वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले होते हैं। इसी प्रकार वाहनों में प्रयुक्त होने वाले जो वाष्प इंजन होते हैं और जब उसके अंदर कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो भी घातक है। सीवेज जो होते हैं, उन सीवेज के टैंक्स जो होते हैं उनमें से निकलने वाली जो बदबूदार गंध है या दुर्गंध जो होती है वो गैसें भी हानिकारक होती है। इसी प्रकार जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए जो चूल्हा जलाया जाता है, चाहे वो लकड़ी या उसके अंदर गोबर के कंडों का प्रयोग किया जाता है, वो भी हमारे वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक के साथ साथ मानव निर्मित जो घटक है उनका भी वायु प्रदूषण में योगदान होता है। यहां पर मुख्य वायु प्रदूषकों को आपके 8 श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, फ्लोराइड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, धूम को हम स्मॉग के नाम से जानते हैं, ये हो सकता है। एरोसोल होते हैं, कई सारे ऐसे घटक होते हैं जो एरोसोल के रूप में पाए जाते हैं, वो आपके वायु प्रदूषण फैलाते हैं। और साथ ही घरेलू वायु प्रदूषक अर्थात घरों के अंदर निकलने वाला जो हानिकारक धुआं होता है उसके द्वारा भी आपके वायु प्रदूषण फैलता है। तो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो मुख्य वायु प्रदूषक है उसको यहाँ वर्गीकृत किया गया है। एक एक करके यदि हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले और वायु प्रदूषक की श्रेणी में आने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, हम जानते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सामान्य मात्रा 0.02 से 0.03% होती है। अगर वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस स्तर तक सीमित रहती है तो उस परिस्थिति के अंदर इसको प्रदूषक नहीं माना गया है। लेकिन अगर इसकी प्रतिशतता इससे बढ़ जाती है, बढ़ जाने की स्थिति के अंदर ये हमारे लिए हानिकारक होती है और ये हमारे लिए दुष्प्रभाव डालती है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है और अन्य कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख वायु प्रदूषक गैस जो ईंधन के दहन से प्राप्त होती है, अर्थात इसका जो प्राप्त होने का जो साधन होता है, तरीका होता है, वो दहन कहलाता है। दहन का मतलब होता है किसी भी घटक को जलाने पर जो रासायनिक क्रिया होती है वो कंबस्टन या दहन की श्रेणी में रखी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव अगर आप देखना चाहते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि द्वारा देखा जा सकता है। समुद्री परितंत्र की उत्पादकता में कमी के द्वारा इसको समझ सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसके प्रभाव से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर जो पिघलेंगे, जिससे हमने पूर्व अध्याय में पढ़ा था कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ने पर हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। सल्फर के ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दो मुख्य गैसें होती है जो हमारे कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों के दहन द्वारा उत्पन्न होती है। इनमें से मुख्य जो गैस है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के दहन, पेट्रोलियम पदार्थों के पेट्रोल डीजल के दहन के द्वारा निष्कासित होने वाली गैस है। ये भी बहुत घातक होती है। और SO2 के यदि हम दुष्प्रभाव देखना चाहें तो पादपों में ये क्लोरोसिस को प्रेरित करता है। ये क्लोरोसिस क्या है? अर्थात पादपों में ये हरित लवक को प्रेरित करेगा जिसके कारण हरित लवक का विघटन हो जाएगा। साथ ही ये नेक्रोसिस या ऊतक क्षय को भी प्रेरित करता है जिससे पादपों के मूल संगठन और संरचना में बदलाव आ जाता है। इसके प्रभाव से मनुष्य की आंखों में जलन होती है,
आंखों में जलन के साथ साथ जो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अर्थात हमारी श्वास नली जो कि आगे जाकर के ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बनाती है, उसमें आपके समस्या उत्पन्न करेगी। और इसकी वजह से यहाँ पर अम्लीय वर्षा हो सकती है। अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव पड़ता है, यदि अम्लीय वर्षा किसी भी इमारत पर होती है तो उस परिस्थिति के अंदर उस इमारत को क्षति पहुंच सकती है। मानव की त्वचा पर अगर ये अम्ल वर्षा संपर्क में आती है तो हमारे त्वचीय रोग उत्पन्न कर सकती है। तो ये हमारे ऐसे दुष्प्रभाव है जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से देख सकते हैं। अगली जो मुख्य गैस आती है जिसका यहाँ पर प्रभाव पड़ता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण अपूर्ण दहन द्वारा होता है, अर्थात अगर पूर्ण दहन कहीं होता है तो उसका उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और अपूर्ण दहन जो होता है वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण दहन का उत्पाद है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड अपूर्ण दहन का उत्पाद है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है मानव शरीर के अंदर घातक होती है, क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में एक उच्च बंधुता दर्शाती है तथा हीमोग्लोबिन की संरचना को स्थायी रूप से विकृत कर देती है, जिसके कारण मानव में ऑक्सीजन प्रवाह प्रभावित होता है और बहुत सारी बार इसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। तो जीवाश्म ईंधनों से ये प्राप्त होगी। इसके प्रभाव श्वसन में समस्या और सिर दर्द होना। अगर सामान्य स्तर है इसका तो उस परिस्थिति में सांस लेने में दिक्कत आएगी, साथ ही सिर दर्द होने लग जाता है। लेकिन यदि हमें ध्यान नहीं रहे, इसका स्तर बहुत ज़्यादा अगर पड़ता है तो उस परिस्थिति में मानव की मौत भी हो सकती है। यहाँ पर दे रखा है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक बंधुता होने के कारण हृदय के सामान्य कार्य बाधित होते हैं, अर्थात हमारे हृदय तक ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और ये नुकसान पहुंचाएगी। अर्थात हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ती है तो हीमोग्लोबिन को ये विकृत कर देती है। जैसे ही हीमोग्लोबिन विकृत हो जाता है तो मानव जो होता है उसमें श्वसन और हृदय के विकार आ जाएंगे और उसकी तुरंत प्रभाव से मृत्यु हो जाती है। यह एक हानिकारक प्रभाव होता है। इसकी वजह से सिर दर्द होना, जी मिचलाना, थकान का आना, पेट में गड़बड़ होने लग जाती है। इसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उल्टी होने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है और कन्फ्यूजन की श्रेणी आती है। और अगर रात्रि के समय बहुत सारी बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जिन घरों के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, जहां हवा का निकास सही नहीं होता, वहां पर जब सिगड़ी से हम लोग तापने का कार्य करते हैं सर्दी के दिनों में तो कई बार ग्रुप में डेथ हो जाती है। एक साथ में 2 जने, 4 जने, 5 जने मर जाते हैं। प्रतिवर्ष ये घटना घटित होती है। एक सामान्य अज्ञानता के कारण हम ये चीज़ की गलती कर बैठते हैं और अपूर्ण दहन होगा जब कोयले का सिगड़ी में, तो यह समस्या आएगी। फ्लोराइड्स क्या है? फ्लोराइड युक्त जो घटक है वो फ्लोराइड्स कहलाते हैं। ये चट्टान, मृदा और गर्म जल करने पर ये विषैली हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस बनाते हैं, अर्थात इन घटकों के गर्म करने पर HF बनता है, जिसको हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं। कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जब गैस रूप में वायुमंडल में जाता है तो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करता है। फ्लोराइड के दुष्प्रभाव देखिए, इसकी वजह से निद्रा संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं और बहुत सारी बार इसका प्रभाव ज़्यादा हो तो हमारा BP जो होता है वो लो हो जाता है, अर्थात रक्त दाब कम हो जाएगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं रह पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखिए विद्यार्थियों, सामान्यतया नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्रदर्शित करने के लिए हम NOx का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है हो सकता है ये NO हो सकता है ये N2O हो सकता है ये NO2 हो। तीनों ही परिस्थितियों में ये ऑक्साइड जो होते हैं जल से क्रिया करके अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल जो रहता है वो अम्ल वर्षा में पाया जाता है। दुष्प्रभाव अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके प्रभाव से आंखों में जलन होने लग जाएगी और त्वचा का कैंसर हो सकता है। अर्थात अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो सजीवों को इन वायु प्रदूषकों से दूर रहना चाहिए या हमारे आसपास का वातावरण श्रेष्ठ रहना चाहिए। स्मॉग किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर शब्द आता है स्मॉग। स्मॉग 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक प्लस फोग।
स्मोक का स्मो शब्द लिया गया है और फोग का ओजी शब्द या जी शब्द लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि बहुत सारी बार जब कोहरा पड़ता है हमारे आसपास के वातावरण में और कोहरे के समय यदि वायु प्रदूषित करने वाली गैसें जो है बाहर निकल जाए तो वो आपके कोहरे में फंस जाती है, और उस कोहरे में जब ये गैसें फंस जाती है तो हमारे वातावरण के अंदर शुद्धता में गिरावट आती है और ये हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है, और श्वसन तंत्र में प्रवेश करने पर इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि हमारे ऊपर जो है सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी, और लंबे समय तक रहे तो हमारे एलर्जी हो सकती है, हो सकता है हमारे नेक्रोसिस यानी ऊतक क्षय हो जाए, और अगर पत्तियां जो है पेड़ पौधों में उसके ऊपर एक सफ़ेद परत का निर्माण हो जाता है। केवल स्मोक ज़्यादा घातक नहीं होता है धुआं, और केवल कोहरा फोग जो है वो भी ज़्यादा घातक नहीं होता, लेकिन जब फोग में स्मोक मिक्स हो जाता है तो उस परिस्थिति में हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक स्थिति आती है। यहाँ देख लीजिए, ये एक चित्र दिया गया है, ये विश्व का सबसे खतरनाक स्मोग वाला शहर है और इस स्मोग को हम जानते हैं लंदन स्मोग, अर्थात लंदन में होने वाला जो स्मोक होता है उसे हम लंदन स्मोग के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो इस चित्र के अंदर कि यहाँ पर जो कोहरा है, क्योंकि हम जानते हैं इंग्लैंड क्या है, शीत प्रदेश में उपस्थित होता है जहाँ तापमान कम होने के कारण कोहरा पाया जाता है। कोहरे के अंदर यदि वाहनों से निकलने वाला धुआं या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं पहुंचेगा तो यहाँ स्मोग को उत्पन्न करता है। ये विश्व का सबसे फेमस स्मोग है जिसका नाम है लंदन स्मोग। एरोसोल्स भी आप देख सकते हैं, वायु में निलंबित सूक्ष्म कण जो है वो एरोसोल बनाते हैं, और एरोसोल जो है उसके अंदर हो सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, फ्लोरोकार्बन्स हो सकते हैं या और अन्य कोई घटक हो सकते हैं। ये घटक जो होते हैं वायु में मिश्रित होकर के एयर के साथ में सोल बनाते हैं, इसको हम एरोसोल के नाम से जानते हैं। एरोसोल आपने रसायन विज्ञान में भी नाम सुना होगा। घरेलू वायु प्रदूषकों की अगर बात करें तो घर में या हमारे आसपास के आवासीय क्षेत्र के अंदर जो भी क्रियाएं चलती है वो सारी की सारी आपके घरेलू वायु प्रदूषकों की श्रेणी में आती है। सिगरेट का पीना, सिगार का पीना, सिगड़ी का जलाना, चूल्हा जलाना, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना, ऑटोमोबाइल का प्रयोग करना, जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाले घटक है उसके कारण होने वाला जो ये स्मोग होता है, और इससे जो स्मोक निकलेगा, स्मोक यानी धुआं, उस धुएं के अंदर कई प्रकार के वायु प्रदूषक पाए जाते हैं और ये वायु प्रदूषक हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इन घरेलू वायु प्रदूषकों की वजह से हमारी दृष्टि बाधित हो जाती है, जिसे हम अल्प दृष्टि कहते हैं। बहुत सारी बार छोटे बच्चे और बुजुर्ग होते हैं वो दमा के शिकार हो जाते हैं, आंखों और फेफड़ों की कई सारी बीमारियां हो जाती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन, अर्थात भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन जो कि सजीव शरीर को प्रभावित करते हैं, सजीव जगत को प्रभावित करते हैं, वही वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। तो वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय जो हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि हम किस प्रकार से इन उपायों को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये अध्याय 27 का भाग 1 समाप्त होता है जिसमें हमने वायु प्रदूषण के बारे में बात की। इसके अगले अध्याय में हम अन्य प्रकार के प्रदूषणों के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।